हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस में हम लोग पढ़ रहे थे रेस्पिरेशन में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। आज हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस मल्टी स्टेप प्रोसेस है। किस तरह से एयर से ऑक्सीजन हमारे लंग्स के थ्रू ब्लड में मिक्स होती है, ब्लड से कैसे ट्रांसपोर्ट होकर के टिश्यूज तक पहुंचती है, टिश्यूज में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो फिर से किस तरह से ब्लड में मिक्स होती है, ब्लड से वो फिर से आती है कहाँ पर, लंग्स में एल्वेलाई के सरफेस पर, और ब्लड से डिफ्यूज हो जाती है कहाँ पर, एल्वेलाई में, और वहां से एक्सेल कर दिया जाता है। तो रेस्पिरेशन की प्रोसेस एक मल्टी स्टेप प्रोसेस होती है। अब हम पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन की प्रोसेस कैसे होती है। स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन प्रोसेस आर, जो स्टेप्स रेस्पिरेशन की प्रोसेस में इन्वॉल्व होती हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग और पल्मोनरी रेस्पिरेशन। इट इज़ द इनटेक ऑफ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिच एल्वियोलर एयर। फर्स्ट स्टेप होता है ब्रीदिंग, या इसे हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन को इनटेक किया जाता है और हमारे जो एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिच एयर होती है उस एयर को रिलीज कर दिया जाता है, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग प्रोसेस। सेकेंड स्टेप है एक्सचेंज एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। इसमें जो गैसेस हैं वो एक्सचेंज होंगे, और एक्सचेंज कहाँ कहाँ पर होती है। एक एक्सचेंज होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन पर। हमारे लंग्स में आपको मालूम है कि एल्वियोलाई रहते हैं, वहाँ पर एक्सचेंज होता है। और दूसरा एक्सचेंज होता है टिश्यूज़ एंड ब्लड के बीच में। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में क्या पढ़ेंगे हम, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड अक्रॉस द एल्वियोलर मेम्ब्रेन। जो लंग्स में एल्वियोलाई हैं उसकी मेम्ब्रेन पर कैसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिफ्यूज़ हो रही है, कैसे डिफ्यूज़ होती है। एल्वियोलाई के अंदर जो ऑक्सीजन होते हैं वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एल्वियोलाई में डिफ्यूज़ हो जाती है। ऐसे ही डिफ्यूज़न जो होता है वो डिफ्यूज़न ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ होती हैं ब्लड और टिश्यूज़ के बीच में, इसी को हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन भी। ऑक्सीजन जो है वो ब्लड से सेल्स के अंदर या टिश्यूज़ के अंदर यूज़ होती है, और सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है, यानी कि जो फूड था उस फूड के कैटाबॉलिज्म से, ब्रेक डाउन होने से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। तो क्या है यहाँ पर, कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी एंड CO2। इस प्रोसेस में क्या होगा, कैटाबॉलिज्म हो रहा है। किसका कैटाबॉलिज्म हो रहा है, कैटाबॉलिज्म ऑफ फूड यूजिंग ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वियोलर मेम्ब्रेन पर, और कहाँ पर, लिविंग जो टिश्यूज़ रहते हैं वहाँ पर ब्लड के साथ में। इसके अलावा जो एक स्टेप और है वो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस बाय ब्लड। गैसेस जो हैं वो लंग्स से किस तरह से टिश्यूज़ तक ट्रांसपोर्ट होती हैं। गैसेस जैसे कि ऑक्सीजन लंग्स से किस तरह से ब्लड की हेल्प से टिश्यूज़ तक पहुंचती है, और टिश्यूज़ में जो कैटाबॉलिज्म से कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो किस तरह ब्लड की हेल्प से एल्वियोलर मेम्ब्रेन तक आती है। इसमें हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस का। फर्स्ट स्टेप है ब्रीदिंग। वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़। हमारी बॉडी में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं, और इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है एनर्जी की। This energy is derived from the catabolism of various components of food, example proteins, carbohydrates, fats, etc. ये एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारी बॉडी की जो सेल्स हैं उनमें जो फूड कंपोनेंट स्टोर रहते हैं, और वो फूड कंपोनेंट किस फॉर्म में होते हैं, प्रोटीन हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, फैट हो सकता है। तो इन फूड कंपोनेंट के कैटाबॉलिज्म से ये एनर्जी डेराइव्ड होती है।
कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है ब्रेक डाउन होना, बिगर मॉलिक्यूल कन्वर्ट होता है स्मॉलर मॉलिक्यूल में, ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं कैटाबॉलिक प्रोसेस। तो इन फूड कंपोनेंट के ब्रेक डाउन होने से एनर्जी डेराइव्ड होती है। ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कैटाबॉलिक प्रोसेसेस एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। इस प्रोसेस के लिए, जो कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, इस प्रोसेस के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत पड़ती है, और इस प्रोसेस में रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ पर किस गैस की ज़रूरत होती है? ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड फॉर द कैटाबॉलिक प्रोसेस। एंड कौन सी गैस रिलीज होती है? कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। सो द बॉडी रिक्वायर्स अ कंटिन्यूस एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसीलिए बॉडी को ज़रूरत होती है कि जो गैसेस हैं वो कंटिन्यूस एक्सचेंज होती रहे बॉडी के साथ में। ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इज टेकन इनसाइड। जो ऑक्सीजन होती है उसे एटमॉस्फेयर से इनटेक किया जाता है, बॉडी के अंदर लिया जाता है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस इज टेकन आउट। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है उसे बाहर निकाला जाता है। दिस प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और गैसियस एक्सचेंज की इस प्रोसेस को ही हम ब्रीदिंग बोलते हैं। अब हम बढ़ते हैं ब्रीदिंग मैकेनिज्म। ब्रीदिंग की प्रोसेस 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। एक स्टेप में हम एयर को इनहेल करते हैं, जिसको हम इनहेलेशन बोलते हैं, और इसी को कहा गया इंस्पिरेशन। और सेकंड स्टेप जो रहता है जिसमें हम एयर को एक्सेल करते हैं, जिसको कहा जाता है एक्सपिरेशन। तो यहाँ पर अब हम इन दोनों ही स्टेप्स को पढ़ते हैं। इंस्पिरेशन क्या है? एटमॉस्फेरिक एयर इज टेकन इनसाइड ड्यू टू लोअर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। जो एटमॉस्फेयर की एयर होती है उसको इनटेक किया जाता है। और क्यों होता है ऐसा? ड्यू टू लोअर इंट्रापल्मोनरी प्रेशर। क्योंकि यहाँ पर जो लंग्स रहते हैं, लंग्स में एयर का प्रेशर जो रहता है वो क्या होता है? कम होता है। द पल्मोनरी वॉल्यूम इज इंक्रीज्ड ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ पर आपको मालूम है कि एक डायफ्राम प्रेजेंट रहता है, हमारी बॉडी कैविटी में डायफ्राम था, ये आपको डायफ्राम दिख रहा है। तो ये डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसके कॉन्ट्रैक्शन से, और जो इंटरकॉस्टल मसल्स होते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स जो है ये स्टर्नम और रिब्स के साथ में जुड़ी हुई रहती हैं, उनको हम बोलते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। तो जब डायफ्राम और इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती हैं तो उस टाइम क्या होता है, यहाँ पर डायफ्राम जो होगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, और हमारी जो रिब्स होती हैं, रिब्स एंड स्टर्नम लिफ्ट अप एंड द एयर मूव्स इनटू द लंग्स। तो यहाँ पर जो स्टर्नम रहता है, स्टर्नम, और ये स्टर्नम है, स्टर्नम जो आगे की साइड एक बोन होती है उसको हम स्टर्नम बोलते हैं, और पीछे की साइड आपको मालूम है कि यहाँ पर ये बैकबोन रहती है हमारी, और इसके साथ में ये रिब्स जुड़ी हुई हैं, ये रिब्स आपको दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि रिब्स और स्टर्नम जो है वो ऊपर की तरफ उठते हैं एंड एयर मूव्स इनटू द लंग्स। यहाँ पर जब डायफ्राम डाउनवर्ड डायरेक्शन में आएगा, डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्ट होने से ये नीचे की तरफ को मूव करेगा। यहाँ पर आप देखिए ये नीचे की साइड मूव कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो थोरेसिक कैविटी रहती है इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है। जब इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ होगा तो हमारे लंग्स जो होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, और इसी वजह से एयर जो रहती है, एटमॉस्फेयर की एयर जो होती है वो कहाँ पर आती है? हमारे लंग्स में फिल हो जाती है। नेक्स्ट स्टेप है एक्सपिरेशन। Alveolar air is expelled out due to high intrapulmonary pressure as compared to the atmospheric pressure। यहाँ पर जो एयर रहती है, लंग्स से एयर जो होगी उसको बाहर निकाल दिया जाता है, एक्सपेल्ड आउट कर दिया जाएगा। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर जो लंग्स हैं, इंट्रापल्मोनरी प्रेशर कहा जा रहा है कि ये इंक्रीज्ड हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? द प्रेशर इंक्रीजेज विद द रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम एंड इंटरकॉस्टल मसल्स। यहाँ पर अभी हमने देखा था कि जो डायफ्राम है और इंट्राकॉस्टल मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रही थी, पर अब यहाँ पर इस डायग्राम में आप देखेंगे कि जो डायफ्राम और इंट्राकॉस्टल मसल्स जो होती हैं वो रिलैक्स होती हैं, यानी कि ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आती हैं। तो जब ये नॉर्मल पोजीशन में आएंगी तो क्या होगा? रिब्स, स्टर्नम एंड द डायफ्राम रिटर्न टू देयर नॉर्मल पोजीशन। अब यहाँ पर ये जो डायफ्राम है, ये यहाँ पर जो स्टर्नम था ये, और रिब्स जो है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगी, जिसकी वजह से थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो है वो क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा,
और लंग्स जो हैं वो क्या करेंगे, एयर को एक्सपेल्ड आउट करेंगे, बाहर निकाल देंगे। इस डायग्राम में आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डायफ्राम की वजह से, ये डायफ्राम जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो ये जो चेस्ट कैविटी है, ये थोरेसिक कैविटी, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जब वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो लंग्स जो होते हैं वो एक्सपांड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, जिससे एयर जो होती है वो अंदर आती है। और इस डायग्राम में आप देखिए कि जब डायफ्राम नॉर्मल पोजीशन में आ गया, मीन्स वो रिलैक्स हो गया है, तो उस टाइम क्या होगा, यहाँ पर जो चेस्ट कैविटी है या जो थोरेसिक कैविटी है, इसका वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों कम हुआ? क्योंकि डायफ्राम रिलैक्सेशन पोजीशन में आया, स्टर्नम और रिब्स जो हैं जिस पोजीशन में पहले थे उस पोजीशन में वापस आ गए हैं, तो यहाँ पर थोरेसिक कैविटी का वॉल्यूम जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से लंग्स की जो एयर होती है वो एक्सपेल्ड आउट होती है। इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन वॉल्यूम कैन बी इंक्रीज्ड बाय द हेल्प ऑफ मसल्स इन द एब्डोमेन। इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो सकता है, किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ मसल्स इन द एब्डोमेन। एब्डोमेन में जो मसल्स होती हैं उनकी हेल्प से। नॉर्मल ब्रीदिंग रेट इज़ 12 to 16 टाइम्स पर मिनट। जो नॉर्मल ब्रीदिंग रेट होता है एक नॉर्मल पर्सन का, वो 12 to 16 टाइम होता है 1 मिनट में। नेक्स्ट स्टेप है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज अक्रॉस प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पर जो गैसेस एक्सचेंज होता है वो किस वजह से हो रहा है? वो प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से होता है। ये क्या होता है प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी? इस दो जगह, जैसे कि अगर हम लंग के एल्वुलाई की बात करें, यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो है ये क्या दिख रहा है आपको, ये एल्वुलर कैविटी है। लंग में जो बहुत सारे एल्वुलाई थे इसकी कैविटी है। यहाँ पर ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होगा और ब्लड के अंदर ऑक्सीजन का प्रेशर कम होगा, तो ऑक्सीजन यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड के अंदर। तो ये जो डिफरेंस है प्रेशर में या कंसंट्रेशन में, इसी को हम बोलते हैं प्रेशर और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड एंड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। यहाँ पर जो गैसियस एक्सचेंज होता है ये लंग्स में जो बहुत सारे एल्वुलाई हैं, एल्वुलाई और ब्लड के बीच में हो रहा है। ये जो है ये ब्लड कैपिलरी है और आपने देखा था कि बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज का नेटवर्क रहता है एल्वुलाई के चारों तरफ। इसी तरह से यहाँ पर इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर ये सेल्स हैं और ये एक ब्लड कैपिलरी है, ये ब्लड कैपिलरी है और यहाँ पर ये वाली सेल्स हैं, यहाँ से ये वाली सेल्स हैं। तो इनके अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज़ हो रही है। यहाँ पर देखिए जो टिश्यूज़ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन रही है वो ब्लड कैपिलरीज में डिफ्यूज़ हो रही है। यहाँ पर जो एल्वुलर कैविटी के अंदर ऑक्सीजन होती है, एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाती है, कहाँ पर? ब्लड में। कौन से ब्लड में? जो इसके चारों तरफ ब्लड कैपिलरीज में ब्लड प्रेजेंट होता है। और इस ब्लड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो यहाँ से डिफ्यूज़ हो जाती है एल्वुलर कैविटी में। तो गैसियस एक्सचेंज कहाँ कहाँ पर होता है? एल्वुलर कैविटी में जो एयर रहती है उसमें, और यहाँ पर जो ब्लड कैपिलरी में ब्लड में जो डिज़ोल्व गैसेस होती हैं इसके बीच में। तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होगा। सेम ऐसे ही दूसरे जगह गैसियस एक्सचेंज कहाँ पर हो रहा है? जो ब्लड कैपिलरीज हैं उनमें, और जो सेल है, सेल के अंदर बनने वाली जो गैसेस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कहाँ पर? ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज़ हो रही है। तो यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ कहाँ पर हो रहा है? बिटवीन एल्वुलाई एंड ब्लड एंड बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज़। इसीलिए लिखा है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस occurs between alveoli and blood and between blood and tissues. The difference in the partial pressure of CO2 and O2 in alveolar tissues, blood and other body tissues results in diffusion of gases across membrane. यहाँ पर ये जो diffusion है वो क्यों हो रहा है? तो यहाँ पर क्या कहा गया है कि जो पार्शियल प्रेशर होता है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, इस जगह पर अगर हम देखेंगे एल्वुलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो रहता है वो ज़्यादा रहता है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है, जिस वजह से ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है और एल्वुलर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर कम होता है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो एल्वुलाई
के अंदर डिफ्यूज हो जाती है, कहाँ से? ब्लड से। तो यहाँ पर यही कहा गया द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन इन एल्वियोलर टिश्यू, ब्लड एंड अदर बॉडी टिश्यूज़। अब अगर हम यहाँ पर ब्लड और दूसरे बॉडी टिश्यूज़ की बात करें तो यहाँ पर क्या, ये जो दूसरे टिश्यूज़ हैं यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो ज़्यादा होगा, किसके कंपैरेटिवली? ब्लड के कंपैरेटिवली। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है, और ब्लड में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ पर, जो टिश्यूज़ हैं उनमें डिफ्यूज़ हो जाती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन होगी वो कहाँ डिफ्यूज़ हो जाएगी? टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाती हैं। तो यही लिखा हुआ है आपका द डिफरेंस इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन in alveolar tissue, blood and other body tissues results in diffusion of gases across the membrane। और यहाँ पर चूँकि ये पार्शियल प्रेशर में डिफरेंस है, इसीलिए ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिफ्यूज़ होती है इन मेम्ब्रेन्स के थ्रू। यहाँ पर जो मेम्ब्रेन बनी है इसके थ्रू डिफ्यूज़ होंगी, और यहाँ पर जो लंग के एल्वेलाई में जो मेम्ब्रेन बनी है इसके थ्रू डिफ्यूज़ होंगी। इस डायग्राम में भी क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ये जो एल्वेलाई है, एल्वेलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड कैपिलरी में एंटर हो रही है, और यहाँ पर ब्लड कैपिलरी जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कहाँ पर आ रही है? एल्वेलाई में डिफ्यूज़ हो रही है। तो इस तरह से यहाँ पर गैसेस एक्सचेंज होता है एल्वेलाई की सरफेस और ब्लड कैपिलरी के बीच में। इस तरह से यहाँ पर डिफ्यूज़न होता है, ब्लड कैपिलरी से ऑक्सीजन जो है टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ होते हैं, और टिश्यूज़ में बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड जो होते हैं वो ब्लड कैपिलरी में डिफ्यूज़ हो जाती हैं। अब हम पढ़ते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस किस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। हमको मालूम है कि एल्वेलाई के अंदर, लंग्स में बहुत सारे एल्वेलाई हैं, इसके अंदर एयर फिल हो जाती है। ये एयर ऑक्सीजन रिच होती है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, और यहाँ से ये ऑक्सीजन डिफ्यूज़ होती है ब्लड में। ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ में ये बॉन्ड बनाती है और ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सीजन इज़ ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड। 97% ऑफ ऑक्सीजन इज़ कैरीड बाय RBCs एंड 3% डिजॉल्व इन प्लाज्मा। यहाँ पर जो ऑक्सीजन गैस है ये ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो रही है। 97% ऑक्सीजन जो है वो RBCs के साथ में। आपको मालूम है कि हमारे ब्लड के अंदर एक पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन, और ये हीमोग्लोबिन कहाँ पर होता है? RBCs के अंदर होता है। 90% ऑक्सीजन जो है वो RBCs की हेल्प से ट्रांसपोर्ट होती है, और जो 3% ऑक्सीजन होती है वो प्लाज्मा में डिजॉल्व हो जाती है। Each hemoglobin molecule can bind to 4 molecule of oxygen forming oxyhemoglobin। आपको मालूम है कि हमारे ब्लड में एक पिगमेंट होता है और उसका नाम है हीमोग्लोबिन। ये एक तरह का प्रोटीन होता है। तो एक हीमोग्लोबिन के साथ में ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल बॉन्ड बनाते हैं, और जो कंपाउंड फॉर्म होता है ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के मिलने से उसको हम बोलते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन। In the alveoli, oxyhemoglobin formation is favored due to higher PO2 and low PCO2। alveoli में जो ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बना रहा है, तो वो क्यों बना रहा है? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है। तो यहाँ पर यही लिखा है इन द एल्वेलाई ऑक्सीहीमोग्लोबिन फॉर्मेशन इज फेवर्ड ड्यू टू हायर PO2 एंड लो PCO2। मीन्स यहाँ पर जो ऑक्सीजन है इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कैसा है? हायर है, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है इसका पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है। इसी वजह से एल्वेलाई में किसका फॉर्मेशन हो रहा है? ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता है। इन टिश्यूज ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएट ड्यू टू हायर PCO2 एंड लो PO2। टिश्यूज में ऑक्सीहीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट हो रहा है। डिसोसिएट मीन्स होता है ब्रेक डाउन होना, और ये क्यों टूट रहा है?
क्योंकि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो हायर है, ज़्यादा है, और ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो कम है। इसीलिए यहाँ पर ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो डिसोसिएट हो जाएगा और ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन जो है वो अलग अलग हो जाएंगे। इसे हम यहाँ पर इस डायग्राम की हेल्प से समझ सकते हैं। ये एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई क्या होते हैं? लंग्स के अंदर हमने देखा कि सेक्लाइक स्ट्रक्चर होते हैं बहुत सारे, जिसको हम एल्वियोलाई बोलते हैं। ये इसकी मेम्ब्रेन, जिसको एल्वियोलर मेम्ब्रेन नाम दिया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज़ हो जाएगी ब्लड में। ये रेड ब्लड सेल्स को शो किया गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल में जो हीमोग्लोबिन होता है इसके साथ में फॉर्मेशन करती है ऑक्सी हीमोग्लोबिन का। यहाँ पर ये 97 से 98% तक हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बनाती है ऑक्सीजन, और 98% तक ट्रांसपोर्ट होती है इसी मेथड से, यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। और यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है ये ब्लड के प्लाज्मा में, ये ब्लड का प्लाज्मा दिखाया गया है, तो ये ब्लड के प्लाज्मा के साथ में बॉन्ड फॉर्म करती है। इस तरह से यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी टूवर्ड्स द सेल, और सेल के पास में, सेल की सरफेस के पास में, यहाँ पर अभी हमने पढ़ा सेल के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन थी HbO2 जो है वो डिसोसिएट हो रही है, फिर से किसका फॉर्मेशन कर रही है? Hb और O2 का फॉर्मेशन करती है। इस डिसोसिएट होने के बाद में हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो अलग हो जाएगी, और ये ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ होती है। इस तरह से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होती है। कहाँ से कहाँ तक? लंग्स के एल्वियोलाई से टिश्यूज़ तक ये ट्रांसपोर्ट होती है। अब हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू द ब्लड बाय द फॉर्मेशन ऑफ कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ट्रांसपोर्ट होती है ब्लड की हेल्प से, और किसका फॉर्मेशन होता है? कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन का, यानी कि ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस बॉन्ड फॉर्म करती है और बनाती है कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन। 20 to 25% of carbon dioxide is transported this way, 70% as bicarbonate and 7% as dissolved in plasma। यहाँ पर जो 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। कितनी परसेंट? 20 से 25%। 70% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाइकार्बोनेट फॉर्म करती है, और 7% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ब्लड के प्लाज्मा में डिसॉल्व होती है। 70% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होती है। When there is high PCO2 and low PO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाइंडिंग टू Hb is preferred। जब ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली ऑक्सीजन के, ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड बनाती है। एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज present in RBCs facilitate the transportation of CO2। यहाँ पर एक एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कि RBCs में प्रेजेंट रहता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। CO2 get diffused to the blood from the tissues as there is a high concentration of CO2 in tissues due to catabolic activities। The CO2 forms HCO3 bicarbonate and hydrogen ion। यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ये टिश्यूज़ हैं, टिश्यूज़ में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कहाँ पर डिफ्यूज़ हो रही है? ब्लड कैपिलरीज़ में। ये ब्लड कैपिलरी है, यहाँ पर ये हीमोग्लोबिन है, यहाँ पर ये प्लाज्मा है। तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो कहाँ से आ रही है? टिश्यूज़ से बाइंड हो रही है। ये क्या करती है? ये यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैसे बन रही है? जो टिश्यू के अंदर कैटाबॉलिक प्रोसेस हो रही है, और कैसे ट्रांसपोर्ट हो रही है? अभी हमने देखा कि 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो कार्ब एमिनो हीमोग्लोबिन के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगी। 70% जो है वो कैसे?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो क्या कर रही है, वाटर के साथ में रिएक्ट करके पहले कार्बन फॉर्मेशन करती है और फिर डिसोसिएट होकर के बाइकार्बोनेट बनाती है, और ये बाइकार्बोनेट HCO3 जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व होता है कार्बोनिक एसिड के फॉर्म में। और यहाँ पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है, हमने अभी पढ़ा कि 7% कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्लाज्मा में डिसॉल्व हो जाती है। इन एल्वियोलर टिश्यू partial pressure of carbon dioxide is low, so bicarbonate is converted to carbon dioxide and water। जो एल्वियोलर टिश्यू रहते हैं, एल्वियोलर टिश्यू में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो बाइकार्बोनेट है वो फिर से कन्वर्ट हो जाता है किसमें, कार्बन डाइऑक्साइड में और वाटर में। कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटालाइजेस बोथ द रिएक्शंस, और यहाँ पर जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम था ये दोनों ही प्रोसेस को कैटालाइज कर रहा है। कौन कौन सी दोनों प्रोसेसेस को, कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लाज्मा में डिसॉल्व हुई थी वो वाटर के साथ में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करती है कार्बोनिक एसिड का। कार्बोनिक एसिड जो है वो ब्रेक डाउन होता है बाइकार्बोनेट में और हाइड्रोजन आयन का फॉर्मेशन होता है। ये प्रोसेस रिवर्सिबल होती है, इसी ये दोनों ही प्रोसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस से फॉर्मेशन हो रहा है कार्बोनिक एसिड का और फिर बाइकार्बोनेट का, और बाइकार्बोनेट जो है वो फिर से बना रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। ये दोनों ही प्रोसेसेस को कौन कैटालाइज करता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम। यहाँ पर इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है ये ब्लड कैपिलरी है, ये एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर है। एल्वियोलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर कम होता है। पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाइकार्बोनेट के फॉर्म में है वो डिसोसिएट हो जाती है और फॉर्मेशन करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस का और वाटर का। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो डिफ्यूज़ हो जाती है कहाँ पर, एल्वियोलस के अंदर। इस डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को। अभी हमने पढ़ा कि सबसे पहले ब्रीदिंग की प्रोसेस होती है। ब्रीदिंग की प्रोसेस में जो एयर है, इंस्पायर्ड एयर, यानी कि जिस एयर को हम इनहेल करते हैं, ये एल्वियोलाई के अंदर आ जाती है। यहाँ पर ये एल्वियोलर एयर है। एल्वियोलर एयर के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 104 mmHg, ये प्रेशर की यूनिट होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो होता है 40 mmHg। तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो हायर होता है, तो यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में डिफ्यूज़ होगी और हीमोग्लोबिन के साथ में बॉन्ड फॉर्म करेगी। यहाँ 3% ऑक्सीजन जो है वो प्लाज्मा में मिक्स हो जाती है। यहाँ से ये ऑक्सीजन जो है वो कहाँ पर जाएगी, हार्ट में पहुँचती है ब्लड के थ्रू। हार्ट से ये सिस्टेमिक आर्टरी के थ्रू, आगे हम पढ़ेंगे कि सिस्टेमिक आर्टरी या एओर्टा क्या होती है, इसके थ्रू ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो कहाँ पर पहुँचता है, टिश्यूज़ तक पहुँचता है, सेल्स तक पहुँचता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर रहता है कहाँ पर, इस ब्लड में, जो ब्लड कहाँ पर है, आर्टरीज़ के अंदर है। यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर जो है वो 95 mmHg होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर जो है वो 40 mmHg होता है। और यहाँ पर ये बॉडी टिश्यूज़ को शो किया गया है। यहाँ पर ये जो बॉडी के टिश्यूज़ हैं इसके अंदर टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होता है 40 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर होता है 45 mmHg। तो यहाँ पर हम देखेंगे टिश्यूज़ के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है। और यहाँ पर अगर हम ब्लड की बात करें तो ब्लड में हम देखेंगे कि यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो होता है वो कम होता है। इसीलिए ऑक्सीजन जो है ये ब्लड से कहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाती है, इन टिश्यूज़ में डिफ्यूज़ हो जाती है। आप देख रहे हैं कि यहाँ से ऑक्सीजन जो है ये एरो से आपको दिख रहा है कि ये कहाँ पर डिफ्यूज़ हुई, टिश्यूज़ के अंदर डिफ्यूज़ हुई है। अब यहाँ पर ये ऑक्सीजन जो फूड कंपोनेंट थे उनको ब्रेक डाउन करती है, जिस प्रोसेस को हम कैटाबॉलिक प्रोसेस बोलते हैं। और इस प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस का पार्शियल प्रेशर यहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर,
टिश्यूज़ के अंदर। इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाती है? ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाती है। ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाएगी तो ये ब्लड जो होगा ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा हमारा, और ये कहाँ पर पहुँचेगा? हार्ट में। हार्ट से होता हुआ ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू कहाँ पर आएंगे? लंग्स के एल्वेलाई तक आएंगे, और लंग्स के एल्वेलाई के सरफेस पर आने के बाद में यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है इसका पार्शियल प्रेशर एल्वेलर एयर के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है, इसीलिए यहाँ से ये वो डिफ्यूज़ हो जाती है। कहाँ पर डिफ्यूज़ हो जाएगी? एल्वेलाई में डिफ्यूज़ हो जाएगी, और एल्वेलाई से ये बाहर चली जाएगी। इस एयर को हम एक्सपायर्ड एयर बोलते हैं। इस प्रोसेस को हमने क्या का नाम दिया था? एक्सपिरेशन नाम दिया था। तो इस तरह से यहाँ पर ब्रीदिंग प्रोसेस होती है, गैसेस एक्सचेंज होता है, और ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस होता है पूरी रेस्पिरेशन की प्रोसेस में। आज हमने समझा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग। इस तरह से ये टॉपिक रेस्पिरेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट करेंगे।